युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हमारे दरमियान रामित भाई के तीनों ब्रादरान भी यहाँ पे मौजूद हैं, काशिफ जमाल साहब, मोहम्मद साबिश और मोहम्मद तालिब। इसके अलावा रामित भाई के दो बेटे हैं, मोहम्मद सैद और मोहम्मद अरकम। मैं सबसे पहले प्रोग्राम के दीगर शुरुआत से बुलवाने से पहले मैं सबसे पहले चाहूँगा कि मोहम्मद अरकम आए और अपने वालिद साहब के हवाले से और अपने ताल्लुकात के हवाले से आकर के अपने कुछ ख्यालात का इजहार करेंगे। मौका तो नहीं है, इनके ऊपर ज़ाहिर है गम के पहाड़ टूटे हैं और मैं कोशिश यही चाहूँगा खुदावंद करीम इन्हें माजी में ताबनाक मुस्तक़बिल अता फरमाए। और मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद अरकम अपने ख्यालात को करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत करना चाहता हूँ और मैं आपको बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मैं एक ऐसे शख्स का बेटा हूँ जिसे आज इंतकाल किए तकरीबन एक हफ्ते बाद, तो बहुत ही मोहब्बत से याद कर रहे हैं। तकरीबन आज एक हफ्ता हो गया है और कोई उन्हें नहीं भूलना चाहता, लेकिन ये हकीकत है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। बहरहाल मैं अपने साथ आपको कुछ ऐसे चीज़ें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ जो एक्सपीरियंस है मेरा। मैं कोई फिक्र नहीं लाया। जब मैंने अपने वालिद का ये दिन हम सबको देखना है और मैंने देखा, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे सख्त तरीन दिन बहुत ही पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ गुजारा। जब बेइत्तेफाक 20 जनवरी को मेरे दादा मरहूम फैयाज अहमद का भी जो है यौम विसाल है और 20 जनवरी को ही बेइत्तेफाक मेरे वालिद का भी यौम विसाल है। बहरहाल पापा ने मेरा बनवाता है, तो वो बनवाया था। सुबह बहुत खुशी से गए थे घर से। मुझे नहीं पता था कि वो आखिरी दिन होगा, वरना बहुत सारी बातें थी जो पापा से करनी थी, बहुत कुछ था, पूछना था, करना था। बहरहाल तो 20 जनवरी को जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं शाम के वक्त खाना खा रहा था और पहले ही लुकमा मैंने अपने हलक में डाला था और वो यहाँ था। जब मेरे पास फ़ोन आता है कि पापा का इंतकाल हो गया है, तो उस वक्त एक ऐसा कैसे थी, मैं इस सच्चाई को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहा था और एक तरफ मुझे करना भी था। मुझसे मेरे रोने का हक छीन लिया गया था, क्योंकि अगर मैं रोता तो घर वालों को बहुत सवाल था। बहरहाल मैं उठा, मेरी टांगें कब तो पाई। मैंने उस वक्त पढ़ा अल्लाहु माना, अल्लाह मेरे साथ है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और अल्लाह की कसम, मैं कसम खा कर कह रहा हूँ, मेरी आंखों ही आंसू नहीं आया उस दिन के बाद, उस लम्हों के बाद से। बहरहाल बहुत ही सुकून के साथ जिंदगी का तल्ख मैं कहूँगा बहुत कड़वा दिन था, क्योंकि सच्चाई जो होती कड़वी होती, और बहुत सख्त तरीन दिन मैंने अपना बहुत ही शुक्र के साथ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही आसानी से गुजारा। और उसके बाद जो लोग की मोहब्बतें नज़र आई, जो प्यार नज़र आया, वो सब मैंने देखा। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं खुश नसीब आपका एक खुश नसीब बेटा हूँ। शुक्रिया। और उनकी बातों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अरकम को रामिश के वर्षे में ये तमाम चीज़ें मिली हैं कि जितनी भी परेशानियाँ हों, जितनी भी दुश्वारियाँ हों, जितने भी माली हालात ख़राब हों, लेकिन चेहरे पे शिकन नहीं आती थी। वो मुस्कुराते रहते थे, बहुत ही ज़िंदगी से सबसे मुलाकात करते थे। अब मैं सबसे पहले उनके साहसी बरादरियों में बहुत से कई अहम नाम हैं। सबसे पहले मैं मनोज टंडन भाई से गुजारिश करूँगा कि वो रामिश भाई के हवाले से अपने कुछ ख्यालात का इज़हार करें। मनोज टंडन। जो शख्स सबको तस्वीरों में कैद करता था, आज वो खुद एक तस्वीर बन गया। एक जिंदा दिल शख्स हर मौके पर मौजूद रहता था, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहता था। जितने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए लोग होते थे, सब रामीज को ढूंढते थे, हर प्रोग्राम में रामीज को ढूंढते थे। रामीज उनकी तस्वीरें यादगार बनाकर उन तक पहुंचाते थे और आज खुद एक तस्वीर बन गए। उर्दू सहाफियों का एक बहुत बड़ा दुख दर्द भी है कि वो जिसे बयां भी नहीं कर सकते, इतनी सी तनख्वाह में कितना बड़ा सब करना पड़ता है उर्दू के लिए, उर्दू वालों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं।
किसी की खबर ना लगे 2 मिनट में फोन करके सुना देते हो, सारी यारी लोग उसको भूल जाते हैं। ये उर्दू के सहाफ़ियों का दुख दर्द समझ लीजिए या उनका जज्बा समझ लीजिए, जो उन्हें और हमेशा मजबूत करता है, वो रहा है। भाई रामीन बहुत जल्दी चले गए। बड़ा यही सोच के सब्र किया जा सकता है कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली, लेकिन अपने पीछे जो वो परिवार छोड़ के गए, उन बच्चों की एक बहुत बड़ा सदमा लगा। मैं देख रहा हूँ उनका बेटा चेहरे पे मुस्कुराहट लिए अपनी बात कह गया, लेकिन उसके दिल में शायद एक बहुत बड़ा दर्द रहा होगा, और रहना भी चाहिए। माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता। मैं यहाँ मौजूद सहाफ़ियों से, तमाम हजरात से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा। पता नहीं ये बात मुझे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। एक वक्त होता है, और ये सच्ची बात भी है, हम उर्दू सहाफ़ियों के कपड़े बड़े अच्छे रहते हैं, बाकी सब अच्छा मजबूत रहता है, लेकिन जेब फटी हुई रहती है। हम सब अगर हो सके तो अपने अपने स्तर पर कुछ आर्थिक मदद किसी तरीके से इकट्ठा करके उनके परिवार तक पहुंचा सके, तो ये एक बहुत बढ़िया कदम होगा, बहुत अच्छी मिसाल होगी। उनके परिवार को भी बुरा ना लगे और किसी को भी कुछ ना लगे, कोई एक शख्स ऐसा चुन लिया जाए, उस तक जो अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने अपने रुतबे के हिसाब से जो समझता है वो कर दिया जाए। और ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि वो अमाउंट उनकी बिटिया के नाम से एफडी कर दिया जाए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले वर्किंग जर्नलिस्ट क्लब के सदर जनाब और सीनियर सहाफ़ी जनाब फरजान कुरैशी से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। पहले मैं दिल्ली स्टेट प्रेस कमेटी स्टाफ वेलफेयर तरीके बर्दाश्त और खासतौर से हर कमेटी की चेयरपर्सन मोहतरमा गौसा जहाँ पैदा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे साथ ये जलसा मुनासिब करने में पूरा काम किया। देखिए, ये हमारा जो क्लब है इसको तकरीबन हमने 2014 में बनाया। खासतौर से जो उर्दू के साथी हैं हमारे, उनके साथ आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानियाँ होती है। कहीं कोई परेशानी हो जाए, किसी की इंतकाल हो जाए, तो आप यकीन मानिएगा कि जिन लोगों को उर्दू सहाफ़ी हमेशा तरजीह देते आए हैं और हमेशा सुर्खियों में लाए हैं, वक्त आने पे कोई साथ नहीं देता। ये सच्चाई है, और कड़ी सच्चाई ऐसा नहीं है कि सभी नहीं देते, लेकिन कुछ हैं जो बहुत खामोशी से काम करते हैं। तो हमने ये क्लब इसी मकसद के लिए बनाया था कि कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो हम सब मिलकर किसी ना किसी तरीके से उनका माली ताउन करें। हमारे पहले सदर सलीम सिद्दीकी साहब थे, उनका इंतकाल हुआ, फिर आमिर सलीम साहब, फिर 2-3 लोगों को और इंतकाल हुआ। तो जहाँ तक हम सोच सका हमने किया, और मकसद जो ताज़ियत जलसे का होता है, देखिए ताज़ियत तो होती है, ताज़ियत जब तक हम जिंदा ताज़ियत होती रहेगी। और ताज़ियत की असल मकसद ये होता है कि आप भी दुआ कर रहे हैं, हम भी दुआ कर रहे हैं, और इस नीयत से और इस एतमाद से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने रामीन भाई की मग़फ़िरत फरमाकर जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता कर दिया होगा। ये हमें अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है। लेकिन क्या खाली ताज़ियत करने ही काबिल है? कुरान शरीफ पढ़ा, उनकी अच्छाइयाँ बयान की और हम सब चलेगा, उसके बाद हम कलेक्शन नहीं देखते। मेरी नज़र में सबसे अच्छी ताज़ियत ये है कि जो रामीन भाई के अहले खाना है, उनके लिए हम कैसे खड़े, उनके साथ कैसे खड़े हों। मुझे याद है कि पिछले महीने हमारी एक मीटिंग होती है, क्योंकि हम साल में कई मीटिंगें करते हैं,
सिलसिला पुलिस से आगे बढ़ाया जाए। और इत्तेफाक की बात है कि ये 9 जनवरी जो कि अभी गुजरी है, हमें अपना जो हमें तासीस बनाना था उसके हम तैयारों में लेते थे, लेकिन ये हादसा पेश आ गया तो हमने वो प्रोग्राम अभी पोस्टपोन कर दिया। पिछले मीटिंग में रामिश भाई जब मीटिंग खत्म हो गई थी और सब लोग जा रहे थे तो रामिश भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के मुझे साइड में ले गए और उन्होंने एक ऐसी बात कही कि वो मेरे दिल में अभी तक इस तरह से दर्द है। और वो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मैं बता नहीं चाहता क्या बात कही थी, लेकिन उन्होंने अपना दर्द बयान किया था और मुझे उस टाइम बहुत एहसास हुआ कि ये वाकई इसके लिए हमें काम करना चाहिए। और मैंने रामिश भाई को अश्योर करा था कि रामिश भाई आपका जो मशवरा है मान लीजिए हमने एक्सेप्ट कर दिया, इससे हम बिल्कुल काम करेंगे, जो कह रहे हैं उसी में चलेगा। तो सवाल ये है कि ताज़ियत करने में मैं नहीं समझ से काफ़ी, इसके लिए हमें आगे काम करने की ज़रूरत है। और जो भी जितना भी आएगा कला पूरी तरह उसके लिए तैयार होता है। कला का मकसद ही यही है कि हम उनके साथ बैठ के किसी भी तरह के काम उनके साथ खड़े रहें। बातें तो बहुत करिए लेकिन मौका नहीं है, बगल में दूसरे भी साथी हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग टाइम निकाल के तशरीफ लाए। लहंगों पे रोशनी डाली, जाहिर की बात है वो आप में बैठा हर शख्स, हर फर्द जो आप हमारे दरमियान हमारे रहते हैं, जो समाजी शख्सियात हैं या सियासी शख्सियात हैं, वो सभी जानते हैं। और हमारे साथ की तराजियों के क्या हालात हैं जिससे भी कोई नजर की बात नहीं है, सभी जानते हैं। रामिश भाई गुज़श्ता 12 सालों से रोज़नामा सियासी तकलीफ से वाबस्ता थे और इन्हीं हालात से दो चार थे, लेकिन ये है कि बहुत ही राहगिरी से और तमाम लोगों से मिलना जुलना और अपनी ज़रूरियात पूरी करना और उसके बाद आप लोगों के दरमियान आप लोगों के मसाइल उठाना, आप लोगों की तस्वीरें लेना। तो अब मैं प्रोग्राम को इसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए मैं जावेद रहमानी, सीनियर सहाफ़ी जावेद रहमानी से गुजारिश करूँगा कि वो अपने साथी फोटो जर्नलिस्ट रामिश के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज हम रामिश भाई के लिए ताज़ियत के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ये अपने आप में यकीन नहीं आ रहा है कि वो सब जो सबसे पहले हम सब साथ थे और उनके लिए हम ताज़ियत करने आए हुए हैं। लेकिन ज़िंदगी की सच्चाई यही है, हम सबको इसमें जाना है, जो आया है वो जाएगा। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं या कुछ जो पहले हमारे बीच से चली जाती हैं, उससे यकीनन हमारे साथ यादें एकदम से खामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं दिल्ली हज कमेटी वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट और दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन प्रोफेसर जहां साहिबा और दिल्ली हज कमेटी के CEO अशफाक अहमद राशि साहब, उस कमेटी के चेयरमैन शफा इस्माइली साहब और मोहसिन साहब ट्रस्टी हैं, इन सब का इंतहाई ममनून हूँ कि आपने कम अज़ कम उर्दू सहाफ़ियों के लिए खुद से ये हौसला और खुद से ही आपने पहल की कि हज कमेटी के कैंपस में कोई ताज़ियती नशिस्त का इनेकाद किया जाए। और कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि ये बहुत एक हंसता और खेलता चेहरा हमारे दरमियान से चला गया। देखिए, सबसे बड़ी जो रामिश साहब से यकीनन यहाँ जो बैठे हुए हैं, हम सब शनाशा थे, सबकी कई बार मुलाकात भी होगी। हम लोग तो चूँकि वाबस्ता हैं, सहाफ़ी हैं, तो अक्सर बैठते थे। और उनका जो सबसे बड़ा जो हमें लगा कि वो शख्स जो है, ये कहा जाता है कि गरीबी में भी अमीरी का मज़ा देती है उर्दू ज़बान जो है, वो हमेशा उसका हर हाल में वो उसको फौकियत दी। कभी कहीं उनके चेहरे से, कभी गुफ्तगू से कहीं मलाल नहीं हुआ कि हम कोई परेशानी में हैं। और ये बहुत बड़ा मैसेज है कि आप कि जो चेहरे से या जो भी आपकी कहीं ये न लगे कि हम बहुत गमगीन हैं या हम बहुत मायूस हैं या हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। तो ये बड़ा पैगाम है कि हमेशा जद्दोजहद करते रहना चाहिए। और अच्छी जद्दोजहद और तरबियत जो होती है इंसान को, यकीन आप देखिए उनके बच्चों ने किस कदर हौसला मंद गुफ्तगू की, यकीन नहीं लगा, कॉन्फिडेंस से लबरेज है और हालात से कहीं मायूस नहीं है। तो यकीन हम सबको एक दिन जाना है। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी जन्नत में जगह दे। कमेटी की चेयरपर्सन मोहतरमा कौसर जहां बहुत ही अपने कीमती वक्त, उन्होंने बहुत ही अपना कीमती वक्त दिया और वो तशरीफ लाई। उन्हें किसी मीटिंग में बहुत ज़रूरी तशरीफ ले जाना है, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा गुजारिश करूँगा मोहतरमा कौसर जहां से वो अपने 2 कलमात अदा करें।
अस्सलामुअलैकुम। रामेश की उनके जाने पर मुझे बहुत अफसोस हुआ और मेरे ख्याल से उनकी तो उम्र तो नहीं थी जाने के लिए, अल्लाह की जो मर्जी। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल वक्त में हम उनके पूरे खानदान के साथ हम शामिल हैं उनके गम में। तुर्की में उनका आना बहुत होता था और मुझसे भी काफी उनका इंटरेक्शन रहा है। तो बहुत ही खुश मिजाज और जिंदादिल आदमी थे, अच्छे नेक आदमी थे। और मुझे जब खबर मिली तो मुझे मतलब 5 मिनट लगे यकीन करने कि ऐसा कैसे हो गया। फिर मुझे बताया गया कि ऐसे अचानक हो गया है। लेकिन उनके बच्चों के साथ, उनकी पूरी फैमिली के साथ जो है इस मुश्किल वक्त में हम खड़े हैं। और दिल्ली हज कमेटी और मेरी तरफ से जो मुमकिन मदद हो सकती है इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हो। मैं जो हमारे यहाँ स्टेज पर जितने भी मेहमान हैं, खासतौर पे हमारे इरफान साहब और हमारे उस कमेटी के चेयरमैन साहब, तमाम जो हमारे साथी साहब हैं, उन सबका सामने हमारे जितने भी उर्दू प्रमोशन के लिए जितना भी हमारे साथी साहबों ने काम किया है, उनका यहाँ इस प्रोग्राम में मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा दोस्त, क्योंकि मैं जाकिर हुसैन कॉलेज से मेरा वास्ता है, मैं वहीं स्टडी करी। और रामेश जो है शुरू से मेरा सन 1989-90 से 90-91 में हमारी मुलाकात हुई थी। और तब से मैं रामेश के जो खुले मिजाज का, अपनी बात को सीरियस बात भी होती थी, वो बहुत ही मजाकिया अंदाज में उसको कह देता था कि सामने वाले को जरा सा भी बुरा नहीं लगता था। उस टाइम पर एजुकेशन का जो सिस्टम था, जो हमारे वहाँ जो लोग थे, तो दोस्ती बहुत ज़बरदस्त होती थी। आज की दोस्ती में मतलब है, पर उस टाइम की दोस्ती में कोई मतलब नहीं होता था। और रामेश का जिसके साथ भी रहा, हम लोग साथ में कैंटीन में कई बार चाय वगैरह पीते थे, साथ में बैठते थे। तो जो उस टाइम का रामेश था 90-91 का, वही रामेश 2025 में भी था। उसी मिजाज का, उसी कहना चाहिए खुश मिजाजी उसके अंदर थी। एक चीज की उसको फिक्र रहती थी, उस फिक्र का वो जब भी दिल्ली में या कभी यूपी में जाना होता था उनका, अपने गांव वगैरह उधर जाते थे कस्बे में, तब भी मेरा से उनसे बात होती थी। तो वो एक ही चीज की फिक्र सबसे ज्यादा करते थे, उर्दू प्रमोशन की तो फिक्र थी। इसके अलावा बच्चों की स्टडी, खासतौर पर बच्ची की, बिटिया की स्टडी को लेकर बहुत वो उसका बड़ा उनको एहसास होता था कि वो स्टडी में कोई दिक्कत ना आ जाए। तो अभी मेरे से पहले जिस तरीके से भाई साहब ने कहा, और मैं इस बात की कोशिश के लिए मैं जो यहाँ इतना अच्छा भाई फरजान कुरैशी साहब जो यहाँ की हमारी वर्किंग जर्नलिस्ट क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं, और साथ में सादिक शेरवानी साहब हैं हमारा समाज से, हमारे वसी उस्मानी है जाकिर हुसैन कॉलेज के हमारे मेरे भाई हैं, सैयद अली हक साहब हैं। इनकी तमाम कोशिशें मैं इनको सलाम करता हूँ। और मैं उस कोशिश में इनके साथ मैं तो भागीदार बनूंगा ही बनूंगा। और मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे साथ मेरी दिल्ली माइनॉरिटीज वेलफेयर एसोसिएशन के तले जो हम एक NGO चलाते हैं छोटी सी, कि वो भी रामेश, क्योंकि मेरा दोस्त है, अभी रामेश के लड़के ने जिस बेबाकी से और जिस हौसले के साथ अपनी बात रखी, जितना मैं समझता हूँ उनकी बात के अंदर, ठीक है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, पर उससे ज्यादा उनका दर्द और दुख भी उनका अंदर दिल में था। और उनकी बेबाकी
का मैं कायल हो गया कि जिस तरीके से उनकी बेबाकी से उन्होंने अपने अल्फाजों को इस मंच पर कहा, क्योंकि मंच पर जब आदमी आता है और माइक हाथ में होता है तो अच्छा आदमी की जो है वो रोंगटे खड़े होते हैं। पर जिस बेबाकी से उन्होंने कहा, मैं वाकई रामेश की उस एजुकेशन को जो अपने बच्चों को देने के लिए जो जिम्मेदारी उनके मन में रहती थी वो नजर आई। तो मैं यहाँ ज्यादा कुछ नहीं, मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे और उनके परिवार को जिस हौसले के साथ उनके बच्चे ने यहाँ मंच पर अपनी बात कही, वो इसी तरीके से हौसले से अपने पूरे परिवार को, अपने जो भी बहन भाई, उनको इसी हौसले के साथ वो आगे लेके चले और हमारी जो भी उसके अंदर हमारी तरफ से जिस भी तरीके की फरजान भाई और आप तमाम, क्योंकि उर्दू प्रमोशन जो आप काम कर रहे हैं, जो रामेश ने भी, चाहे वो फोटोग्राफर थे, सीनियर फोटोग्राफर थे, पर जिस तरीके से उन्होंने उर्दू के लिए काम करा, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मेरे दोस्त हैं, जमील जानी साहब हैं, सब लोग हैं, तमाम लोग उनकी इस बात को करते थे कि उर्दू को वो बहुत प्रमोट करते थे। तो मैं यहाँ इस प्रोग्राम के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, ये जिम्मेदारी के साथ जो भी आप मुझे कोई भी परिवार के लिए और उर्दू प्रमोशन के लिए मेरे लायक कोई भी काम मुझे कहेंगे, मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मैं और मेरी तंजीम उस काम को हर हालत में उसको सरे अंजाम देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी नशिस्त अभी हुई थी दो तीन दिन पहले, मैंने रामेश साहब के बारे में कुछ वाक़यात बताए थे। तो एक तो ये कि उनके पैदल चलने की, रामेश के पैदल चलने की बहुत तारीफ होती है, वो पैदल चलते ही थे रामेश। लेकिन मैं समझता हूँ अगर किसी ने उनके वालिद साहब को चलते हुए देखा, इनके वालिद साहब जो थे वो इससे ज्यादा पैदल चलते थे। मैंने उन्हें पैदल चलते हुए देखे, कश्मीरी गेट से बल्ली मारान तक और बल्ली मारान से कनाट प्लेस तक वो पैदल आते थे, पैदल जाते थे। तो ऐसे बात की वो हालात थे। वाकयात बहुत है, लेकिन फिलहाल मैंने उनका एक बॉम्बे वाली वाकया भी बयान किया था। एक बेहतरीन फोटोग्राफर, बेहतरीन सहाफ़ी, बेहतरीन फनकार, ड्रामा आर्टिस्ट और मिमिक्री आर्टिस्ट बॉम्बे में नेहरू सेंटर जश्न मजहूर सुल्तानपुरी मुनक़िद किया जा रहा था। दलीप कुमार साहब उसके ऑर्गेनाइजर। तो मैं और रामेश भी गए वहाँ, क्योंकि मुशायरा बड़ा था, मोतबर शोरा, सीरियस शोरा आए हुए थे, फिल्म स्टार भी थे। तो स्टेज की बैक साइड पर जॉनी वॉकर साहब बैठे हुए थे। मैंने कहा रामेश, जॉनी वॉकर बैठे हुए, चले और मुलाकात करते थे। रामेश ने बड़ा अदब से ध्यान किया जॉनी वॉकर को और उनके अंदाज में ऐसी मिमिक्री की कि जॉनी वॉकर साहब तो रामेश को मुंह तकते रह गए कि क्या हुआ। इतनी अच्छी मिमिक्री, इतनी अच्छी आवाज में वो रामेश उनसे मुखातिब हुए। जॉनी वॉकर साहब रामेश को मुंह तकते रह गए और मैं साथ से और रामेश को गले लगाया, पूछा कहाँ से आया। बहरहाल बातें बहुत हुई। ये वाकयात इस तरह के बहुत हैं। हमने बहुत से ड्रामे एक साथ किए, स्टेज ड्रामे, और मैंने रामेश के काबिलियत को देखते हुए अभी दो तीन ड्रामे हुए, तो उसकी डायरेक्शन भी मैंने रामेश को दी। मेरे को आपका डायरेक्शन देखो, तो बहुत अच्छे अंदाज से ड्रामे तैयार किए उन्होंने और वो हुए भी सही थे। ये कुछ कथात मैंने कहे थे, जिससे मंजूम फराज अकीदत है रामेश किले के। सांस रुकने लगी फजाओं की, दामने जब्त हाथ से छूटा। सांस रुकने लगी फजाओं की, दामने जब्त हाथ से छूटा। एक शगुफ्ता गुलाब मुरझाया, एक शफाफ आईना टूटा। एक शगुफ्ता गुलाब मुरझाया,
एक शफाफ आईना टूटा और दिल का आलम अजीब आलम है, दिल का आलम अजीब आलम है, लफ्ज़े दौरां ठहर गई जैसे, दिल का आलम अजीब आलम है, लफ्ज़े दौरां ठहर गई जैसे, वो बात रामिश के ये हुआ महसूस, एक आवाज मर गई जैसे, बात रामिश के ये हुआ महसूस, एक आवाज मर गई जैसे। और एक खुद को कैसे संभाल पाएंगे जब तसव्वुर को छाओगे रामिश, खुद को कैसे संभाल पाएंगे जब तसव्वुर पे छाओगे रामिश, महफिलें जब सजेंगी यारों की तुम बहुत याद आओगे रामिश। अस्सलाम वालेकुम। रामिश एक जर्नलिस्ट, उनका मेरे सफर का खुद रहा अक्सर हमारी बात हुआ करते थे। एक प्रॉपर्टी थी उनकी नजीबाबाद में, जो किसी ने डुप्लीकेट कागज बनाकर उनकी जमीन को बेच दिया। तो उस सिलसिले में अक्सर मेरी उनसे बात होती थी, जो मेरे ताल्लुकात नजीबाबाद में भी थे, कुछ मेरे जानने वाले थे। तो जब मैं बातचीत हुई तो उन्होंने कहा मेरे दोस्त डॉक्टर नफीस दिल्ली में है, तो उन्होंने कहा मेरे भी दोस्त डॉक्टर नफीस है। जब उनसे ताल्लुक हुआ तो वहाँ पता चला कि उनकी जमीन वहाँ लोगों ने बेच दी है डुप्लीकेट कागजात के लिए बनाकर। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि इसको उससे नजर रखें, जो उनकी जो जमीन थी बच्चों के लिए होगी, ये आर्थिक मदद होगी उनके लिए, थोड़ी बहुत बड़ी मदद होगी। मैं इसलिए बात यहाँ कह रहा हूँ कि बहुत हम लोग तमाम लोग हैं, सबसे कम लोग सब जगह पर हैं। आर्थिक ये आर्थिक मदद बहुत कीमती मदद होगी कि उनकी इसमें हेल्प करें। इसी तरह माथे चढ़ाकर जो कोर्ट मीडिया उनका चल रहा था उसको उनकी पूरी तरह से मदद करें। रामी साहब हमारे साथ 88 के ज़माने से हम स्टूडेंट थे, तो स्टेज शो किया करते थे। बेगम साहब मरहूम के ग्रुप से जुड़े थे, हम सब ड्रामा ग्रुप से, तो हम लोग सत्संग करते थे। मैंने ऐसा सरकार आदमी बहुत कम देखी, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। अगर उसके पेट में एक दाना भी नहीं है ना, तो उसने नहीं कहा कि मुझे आज भूख लग रही, तो चाय में सिस्टम हम लोग चाय पीते उसे चाय पी लिया करते, मैं नहीं कहा वो हट्टी खाएंगे। हकीकत में वो इतना खुददार आदमी था, मैं आपको बता नहीं सकता। होते तो बहुत सारे खुददार है, लेकिन वो बेहद खुददार इंसान है। मैं क्या क्या उनके लिए बयान करूं, लेकिन यही बात है कि बस वो ज़्यादा जितना कैसे हुए उनके लिए दुआ करें। और मेरी गुजारिश यही है कि जो बात मैं कह रहा हूँ, जो उनकी जमीन यहाँ फंसी हुई है, उसके लिए खासतौर से मदद करें, बड़ी मेहरबानी हो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल साहब। असल में वकालत से पहले तो जो मैं भी साथ ही रहा हूँ, तो उस वक्त की जो मेरी मुलाकातें हैं, चाहे वो प्रेस क्लब में हो या स्टूडेंट क्लब में या दूसरे जहाँ भी इस तरह के प्रोग्राम हुआ करते थे, तो राहुल भाई का जिस तरह से मिलना जुलना हमको हुआ करता था, उसमें कोई दो राय नहीं है। सब जानते हैं किस तरह से अपने साहब अखलाक आदमी थे। लेकिन एक छोटा सा वाक़या मैं उनसे बताता हूँ जी। पिछले दिनों में क्योंकि वक्त का मामला चल रहा है और आज मुझे किसी ने बिल पास कर दिया है, मुझे खबर आई 5 मिनट पहले, और उन्होंने पार्लियामेंट में मूव कर दिया है। तो मैं जी न्यूज़ पर टीवी डिबेट पर कल आई, तो मैं वहाँ से निकला ही था, तो शायद वो कहीं देख रहे होंगे लाइव। तो मैं निकला तो गाड़ी में बैठे इधर कितन सुन का कॉल आया, रईस भाई ये एक बात आपने की हमें मालूम नहीं थी। वो तो बात कर रहे थे वक्त की से मुतालिक कमियों के मुतालिक। एक बार 26 मार्च 1976 में इंदिरा गांधी ने तमाम स्टेट्स को लिखा था कि आप लोगों ने वक्त की जायदादों को कब्जा किया हुआ है, या तो आप उन्हें छोड़ दें या उनका मुआवजा दें जिसमें उनकी कीमत है, या फिर आप उनको किराया दें मार्केट रेट से। तो कहने लगे मुझे वो लेटर चाहिए जिसका आप डिबेट में कर रहे थे। तो मैंने उनको वो लेटर शेयर कर दिया, मेरे पास मोबाइल में मौजूद था। मतलब मुतहरिक, इतना ज़्यादा मुतहरिक इंसान के मतलब चीज़ें एकदम से वो कर लेना, तो आप समझ सकते हैं कि कितने करीब होंगे वो। खैर हम
ये कहना चाहेंगे कि जैसे ही मुझे मालूम चला, मैं एक्चुअली बाहर था, दिल्ली में नहीं था, तो मुझे मेरी फ्लाइट का शेड्यूल जस्ट मतलब जैसे इंसान हुआ है उससे जस्ट नेक्स्ट डे था, लेकिन इवनिंग में था। तो उनकी तस्वीर जो है वो दिन में थी, शायद दोपहर के वक्त में। तो मैंने लाख 12 कोशिश की कि मेरा फ्लाइट शेड्यूल मॉर्निंग हो जाए तो मैं किसी तरह उनके जनाजे में शामिल हो सकूँ, लेकिन खैर मेरी बदनसीबी कि मैं नहीं शामिल हो सका और फ्लाइट मुझे शेड्यूल नहीं हो पाई, तो मैं इवनिंग में ही पहुँचा फिर। लेकिन बस मैंने ये सोचा वहाँ से रहकर कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने इमीडिएटली ज्योतिष साहब से और कुछ और साहब से सचिन साहब ने बैठे हैं, मैंने इमीडिएटली उनको एक गाइडलाइन 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक्ट है 1955 का वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए जो बनाया हुआ है एम्प्लॉयज के लिए, उसके तहत इसकी रोशनी में सरकार ने गाइडलाइन बनाई हुई है जिसमें दिल का दौरा पड़ने से या कुछ इस तरह के वाकयात से जर्नलिस्ट के लिए, चाहे वो PIB हो या DIP हो या किसी भी तरह से ऑर्गेनाइज ना भी हो, लेकिन वर्किंग जर्नलिस्ट हो, तो उनके लिए 5 लाख रुपये का एक मुआवजा सरकार ने रखा हुआ है। वो 2023 गाइडलाइन बनाने के पास हुई, तो मैंने इमीडिएटली वो गाइडलाइन निकाल करके शेयर की कुछ नजरात से यहाँ मौजूद हैं, और मैंने कहा कि इनको किसी भी तरह की कानूनी मदद इस मामले में अगर चाहिए तो मैं इंशाल्लाह हर वक्त उनके साथ मौजूद हूँ कि आप एक बार एप्लीकेशन मूव करें, उनका जो मेडिकल है वो ले लें, या जो भी उनके जनाजे की स्लिप है या उनका जो मदद का है वो अपनी कागजी कार्रवाई पूरा करें। तो मैं इंशाल्लाह अभी भी इस वक्त को कहता हूँ कि क्योंकि मालूमात नहीं है बहुत लोगों को, उसको शेयर करने के बाद मुझे आगे में एक प्रेस रिलीज भी जारी करी अपनी तरफ से कि वर्किंग जर्नलिस्ट क्लब के शायद में पिछले साल एक मीटिंग भी की थी जब नई कमेटी बनी थी, तो इंडिया सेशन में हम लोगों ने मुलाकात की थी, तो उस वक्त रामीश भाई आए थे। तो हमने उस वक्त भी ये बात कही थी कि वर्किंग जर्नलिस्ट क्लब को जहाँ भी कानूनी किसी भी तरह की जरूरत होगी तो इंशाल्लाह हम लोग, हमारा संसार बुक एंड रिकॉर्ड है, वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, वो हमारे लाने पर और लोगों का स्टेशन था अपने महसूस तरीन वक्त से निकाल करके। तो हमने ये कहा था पिछले साल भी कि वर्किंग जर्नलिस्ट क्लब को किसी भी तरह की अगर कानूनी मदद की जरूरत होती है तो इंशाल्लाह हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर तरह की मदद देने के लिए तैयार हैं। असल वजह क्या है कि लोगों को मालूम नहीं है, बस क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत से चले गए तो मैं उससे ज़्यादा तो क्या कहूँगा कि एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मालूमात के ऊपर ही, कि क्योंकि ज़्यादा मालूमात नहीं है, बेदारी नहीं है लोगों के अंदर, और ख़ासतौर पर मतलब हमारे जो उर्दू फील्ड के जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि किस तरह की आर्थिक और हालात रहते हैं जर्नलिस्ट साहिबान में। तो मैं बस उसमें यही कहता हूँ कि शेर है कि अफसर दसों के शहर में बेकार कौन है, जब हम ही सो रहे हैं तो होशियार कौन है। तो हमारे खासतौर पर उर्दू जर्नलिस्ट के लिए आप कुछ लीगल इंशाल्लाह कोशिश कीजिए, कोई इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीजिए। अल्लाह ने चाहता हूँ लीगल उनको अवेयरनेस देंगे, अल्लाह ने चाहता और वो उसमें रहेगा। बस अपनी बात इस शेर से खत्म करूँगा जाकर के कि पिछड़ा कुछ इस अदा से सारी रुख भी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। रामेश भाई के साथ बहुत लंबा वक्त गुजरा और मैं फरजान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने काबिलियत नशस्त रखी है। तो उन्होंने जो नशस्त रखी है उसकी मुझे खुशी है, इसलिए कि हो सकता है हमारे वक्त में शायद ये भी नसीब ना हो, क्योंकि बातें मैं थोड़ी सी कहना चाहता हूँ, हालांकि वो आप लोग पता नहीं पसंद करेंगे या नहीं। उर्दू सहाफ़ी के ताल्लुक से एक तो आप ये देखें कि हम किन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमारी जिंदगी की सिक्योरिटी क्या है, जल्दी खत्म हो जाए या देर में खत्म हो, खत्म होने के बाद हमें क्या मिलेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जहां हम दिन रात मेहनत करते हैं। दूसरी एक और कड़वी बात यह है कि जब हम उर्दू लाइन पकड़ते हैं तो जाहिर सी बात है सोर्स ऑफ इनकम तलाश करते हैं। किसी भी इदारे की इतनी ज्यादा सैलरी नहीं है, मेरे फरजान भाई भी बैठे हैं, बहुत बड़े इदारे से ताल्लुक है उनका इनकलाब से। इनकलाब की सैलरी में और दैनिक जागरण की सैलरी में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए, हम तो बहुत छोटे इदारे से ताल्लुक रखते हैं। तो जब हम उर्दू दुनिया में कदम रखते हैं, छोटे बड़े नेताओं से हम इश्तिहार मांगते रहते हैं, छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो। और दुख की बात यह है कि आज रामेश भाई का इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद भी हम उनके लिए कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, माफ करिएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मंच पर बैठे इरफान साहब, मुस्तकीम साहब, सैयद खान साहब,
उजागर रहमानी साहब, और इस तारीखी जलसे में बहुत सारे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे बीच हाजी जरूर साहब कटौती वाले, प्रधान कुरैशी साहब हैं, वसी उस्मानी साहब हैं, अहमद हक साहब हैं, शाहिद गंगोही साहब हैं, असद साहब हैं, नईम मलिक साहब हैं, जमील रंजन साहब हैं, इकबाल फरदौसी साहब हैं, नरेंद्र कुमार हैं, सादिक शेरवानी साहब हैं, मोहसिन साहब हैं, मनोज खन्ना साहब हैं, हाजी इलियास साहब हैं, इरफान फरदौसी साहब हैं, नफीस कुरैशी साहब हैं और एडवोकेट रईस साहब हैं, और जहरी साहब बिहार है। सबों ने रामीश भाई के बारे में बताया। मेरा ऑफिस इसी शकल मंदिर समिति का है, और रामेश भाई जब मेरे मंदिर आते थे तो हमारे साथ ऊपर गया, बातचीत उनसे होती थी। अभी एडवोकेट रईस साहब ने एक बात बताई वर्किंग जर्नलिस्ट को लेकर। दिल्ली सरकार ने एक अरेंजमेंट किया हुआ था उर्दू अकेडमी की नजर से। मुझे मालूम नहीं कि भाई आप में से कितने लोगों को इसके बारे में पता है। जो जर्नलिस्ट या जो कोई शायद उनकी डेथ होती है तो उर्दू अकेडमी उनको साल में 10,000 रुपये देता है। मगर अफसोस की बात यह है कि उर्दू अकेडमी अभी तक सिर्फ 16 लोगों को ही दे रहा है, और ये आज से 4-5 साल पहले हम लोगों ने सरकार की नज़र में जाकर के ये बात कहने की कोशिश की थी कि वर्किंग जर्नलिस्ट को जिस तरह से दिल्ली सरकार एक पुलिस वाला मर जाता है ऑन ड्यूटी तो उसे वो 1 करोड़ रुपये देता है। तो दिल्ली सरकार का 75-76 हज़ार ये जैसी से एक कोशिश की जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हो ही जाएगा, और जैसा भी वकील साहब ने कहा, रईस साहब ने, तो कोशिश की जाए तो मुमकिन है कि जर्नलिस्ट इसमें हिंदी वाले भी शामिल हो जाए, उर्दू वाले भी शामिल हो जाए, ये काम हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस नशिश के बाद, अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद वर्किंग जर्नलिस्ट के लोग हमारे साथ बैठे, आए, मिले और एक मसौदा तैयार करके जो कंसर्न लोग हैं उनसे मुलाकात करके इसकी पूरी कोशिश की जाए। मैं अपनी तरफ से हमेशा हाजिर रहूँगा उर्दू के लिए, उर्दू और अखबार के लिए, हर चीज़ के लिए। आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं, बुला सकते हैं। तो बहुत हो चुकी है यहाँ पर, हम सारी लिए जो है यहाँ पर आए हैं, और उसमें कुछ बातें हैं ऐसी जो है जहन में है कहने की। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा प्रधान जी से कि जितने भी हम NGO चलाते हैं, अपनी अपनी मिली तंजीमें हैं, इनको जो है वर्किंग क्लब जो आपका बना हुआ है, एजाजी मेंबर जो है इसमें से आपको बनाने चाहिए, ताकि अपनी आर्थिक मदद जो है वो सिर्फ रामेश के लिए नहीं। भाई देखो, हिंदी का तो मालूम नहीं कि कौन आज है कौन कल नहीं है, तो ये सिलसिला जो है हमेशा के लिए जो है जारी रहे। तो ये प्रधान साहब को चाहिए, जिसके सदर है वर्किंग क्लब के एजाजी मेंबर जो है NGO में से, जो मिली तंजीम है उसमें से, और जो इनके रास्ते रहते हैं और खबरें वगैरह जो हैं, जाहिर है कि हम इन्हीं से कहेंगे तब हमारी खबरें जो है पहुँचती है। तो ऐसे लोगों को चुनकर, आपकी निगाह में भी है वो लोग, तो उनको एजाजी मेंबर जो है क्लब का बनाएं, जिससे कि आर्थिक मदद हो सके। रामेश भाई से हमारा काफ़ी अच्छा
ताल्लुक था, क्योंकि वो पुरानी दिल्ली में ही ज़्यादा एक्टिव रहते थे और मैं भी ज़्यादातर पुरानी दिल्ली में ही एक्टिव रहता था। तो अक्सर मुलाकात हुआ करती थी और काफ़ी बातें हुआ करती थी। 1 जनवरी को एक दावत में वो मिले थे, तो उन्होंने मुझसे, कुछ लोगों ने कहा कि फ़ोटो खींचो, तो उन्होंने कहा कि मैं फ़ोटो नहीं खींच सकता, मेरा कैमरा टूट गया है। फिर हम लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, कैसे टूट गया, तो कहने लगे एक कवरेज कर रहा था, लोगों ने धक्का दे दिया स्टेज पर से, मैं गिर गया और कैमरा टूट गया। तो वो बेचारे इस समय बगैर कैमरा के थे। इस समय चुनाव चल रहा है और आप जानते होंगे कि एक कैमरामैन की कैमरे की क्या अहमियत होगी। तो वो बगैर कैमरे के बेचारे इस समय थे और काफ़ी दिल से उनके ये शेप थी कि हमारे पास कैमरा नहीं है। और दूसरे ये कि चुनाव के समय में वो बेचारे, हर आदमी, हर पत्रकार का ये होता है कि कुछ लोगों की कवरेज हो जाए, कुछ अपना मामला बन जाए, ये वो, इसमें भी वो बेचारे लगे हुए थे, लेकिन क्योंकि कैमरा नहीं था उनके पास। दूसरे, ऐसी स्थिति में उनको एक और शिकायत हो गई थी, उनको एक और परेशानी हो गई थी कि जिस अखबार से वो जुड़े हुए थे, सियासी तंजूर से, वो उसका एक यूट्यूब चैनल भी था। तो वो बेचारे उन्होंने बताया कि हमें क्यों नहीं आजकल यूट्यूब चैनल पे क्यों नहीं आ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आजकल वो जो है बंद हो गया है। फिर वो अपनी रील और इसमें लग गया था। लेकिन इससे ये अंदाज़ा लगता है कि वो कितने परेशान थे। वो परेशान थे, हम लोगों ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया और शायद यही परेशानी की वजह से उन्होंने अपने दिल पर अपना ये हावी कर लिया हो और वो इसी वजह से हो सकता है उनका इंतकाल हो गया हो। इसलिए हमें अपने सभी साथियों को आपस में बातचीत करनी चाहिए, मिलना जुलना चाहिए और बातचीत करके उनके बारे में, उनके हालात के बारे में अंदाज़ा लगा करके लगाना चाहिए और उनकी अगर समय से मदद करनी चाहिए ताकि इस तरह का कोई हादसा होने से पहले उसको बचाया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आज रईस भाई ने मुझे इत्तला दी कि 2 रोज़ कबल और फिर आज इस प्रोग्राम का बताया। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनकी अज़मत का अंदाज़ा तब पता चलता है जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। मेरी भी रमीश भाई साहब से मुलाकात बहुत सालों की नहीं है, मेरे ख्याल से 1-1.25 साल की हुए होंगे कि मुझे उनसे मुलाकात 2-3 बार करने का मौका मिला। इसलिए मेरे पास कोई ऐसे वाक़यात शेयर करने के नहीं है, लेकिन अपने आप में उमूमी तौर पर मैं कहूँगा कि जो वो काम कर रहे थे या जर्नलिज्म में जो काम होता है कि सच को हर हाल में खोद के निकालना और लोगों के सामने रखना, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मुजाहिदे का काम होता है। ये काम वो कर रहे थे और हर जर्नलिस्ट उसको कर रहा है। उनसे जब मेरी मुलाकातें बहुत मुख्तसर हुई पिछले साल में 2-3 मरतबे, तो मालूम चलता था कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं और किन परेशानियों से वो गुजर रहे होंगे। तो मुझसे पहले जो मुकर्रिर इस बात की तरफ बात बार बार करके गए, रईस भाई ने भी की, दानिश भाई ने भी की, औरों ने भी की, तो मैं एक सुझाव बस ये देना चाहता हूँ कि जो माली ताउन की ज़रूरत होती है या अब ज़िंदगी भर किसी को होती है और एक इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके घर वाले भी फिर ज़रा परेशान होते हैं। अब हम लोग वकील हैं, हम लोगों के लिए भी दिल्ली सरकार ने एक एडवोकेट वेलफेयर स्कीम निकाली हुई है। उसमें भी बहुत सी दुश्वारियाँ हैं, लेकिन बहरहाल वो निकली है। बहुत से लोग उससे कुछ फ़ायदा उठाते हैं, हालांकि वो लाजमी मेडिकल इंश्योरेंस की स्कीम है। तो मैं समझता हूँ कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट का ग्रुप है या जो जर्नलिस्ट का ग्रुप है, उनको भी दिल्ली सरकार से मिल करके कुछ इस तरह की बात करनी चाहिए और इस पर कोई मसौदा तैयार करना होगा, मुलाकात करनी होगी। तो इंशाल्लाह हम लोगों का एज ए वकील आपको पूरा सपोर्ट है, कुछ लिखने में, कुछ लिख करके देने में, मिलने में, या किसी भी डिपार्टमेंट को या यहाँ तक कि कोर्ट को भी कोई अर्जी देनी है तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह इस तरह के इंतजाम में। और अल्लाह ताला रमीश भाई को गनी की रहमत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। इतनी बात मैं कहना चाहूँगा। जज़ाकल्लाह। यहाँ बैठे तमाम मेरे बड़े बड़े भाई इशफाक साहब, मोहम्मद साहब, जावेद भाई और भाई मुस्तकीम, मेरे बड़े भाई और तमाम और दोस्तों भाई। अब इससे पहले 2 दिन पहले भी हाउस में
रामी भाई की कारगिल मीटिंग हुई, उसमें भी मुझे जाने का मौका मिला। मैं सबसे पहले दिल्ली स्टेट जनता मीटिंग और वर्किंग जर्नलिस्ट क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे आने का मौका हुआ। रामी भाई से ताल्लुक तो काफी पुराना था, जिससे वो इस लाइन में आए थे। असल में लोग ये समझते हैं कि हम लोग शायद सियासी है या समाजी है, लेकिन मैं आपसे दो तीन बातें शेयर करना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले अपने बचपन से लेकर आज तक शहादत के और साथियों के कदमों में बैठ के बड़ा हुआ। मेरे वालिद साहब ने 47 के बाद 3 अफगानी करते थे, उर्दू बाजार, उसके बाद अवाम, दास्तानी बदल। और मैं जब मेरे वालिद साहब अफगानी बांटते थे तो वो हमको कहते थे तुम टिकट लगाओ, तो 2 पैसे का टिकट हुआ करता था, सरकारी तौर पर रियायत मिलती 2 पैसे का टिकट, तो कहते तुम्हें 5 पैसे दूंगा, टिकट लगाया करो। जो आजादी तौर पर अखबार जाते थे, ये बात तो 1968-69 की, जब उर्दू बाजार अखबार निकलता था तो मैं 6-7 साल का था, तो मैं 5 पैसे वो देते टिकट लगाने पे, और मेरे भाई शकील अंजुम को देते 10 पैसे टिकट लगाने के लिए। तो मैं उस जमाने से लेकर आज तक सारे उर्दू अखबार के जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं उन सबके साथ बैठ के उनके कदमों में बैठ के काम करने का मौका मिला। उसमें मेरे वालिद साहब भी थे। जो भी परेशानियां आज उर्दू अखबारों को आती है, देखिए भाई हयात भाई सजा दे चली चले और अपनी खुशी आए न अपने खुशी चले, लेकिन हमारे सिर्फ नामनिगारी नहीं, उर्दू व्यापारी नहीं, हमारे उर्दू अखबार के मालिकान भी मुस्तकिम भाई बैठे बुरा न माने, ये सब कुछ हमारी हालात से जूझते रहे हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। मैं 7 साल बात कर चुका हूँ, 1968-72 की बात मैं बता रहा हूँ, जब मैं 7-8 साल का था। आज तक उर्दू अखबार का जो हाल है और जो हमारे जिस मुश्किल से उर्दू अखबार दिखाते हैं वो वाकई तहसील है और उनकी डिस्ट्रिक्ट हम लोगों को खिदमत करनी चाहिए, नहीं कहते उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, उर्दू को बढ़ावा दे रहे हैं। और दिनों रात ये हमारे साथी सब प्रधान परिषद जितने भी सब लोग हैं, ये सब मेरे छोटे भाई हैं, इन लोगों ने कितनी मेहनत करके अपने आप को उर्दू अखबार के लिए जिंदा रखा, उर्दू के लिए जिंदा रखा। और हम जैसे लोगों को जो जमीनी आदमी थे जिसके जरूरत को अपना बनाने में इन सबका अहम रोल रहता है। हम तो हीरो है, हीरो बनाने में इन्हीं का हाथ रहता है। हमारे साथी, हमारे नामनिगारी हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं। छोटी सी खबर को इतना बड़े बयान कर देते हैं जैसे बहुत बड़ा कोई आदमी है। तो ये हमारी साहबत की देन है, उर्दू वालों की देन है, उर्दू अखबार की देन है। आज मार्केट के अंदर सिर्फ 9 या 10 अखबार निकल के आते हैं, मुस्तकिम भाई जो है, लेकिन अगर डीवीपी के रिकॉर्ड में देखो तो 70 से 75 अखबार हमारे रोजाना दिल्ली से निकलते हैं, लेकिन न उनकी अखबारों में इश्तहार की मदद करते हैं, न उनके लिए कोई भारी मदद करते हैं, न वो अखबार खरीद के पढ़ते हैं। ये हमारी बदनसीबी है। आज रामी स्टाइल का कारोबार कल हम हो सकते हैं, तो कोई और होगा, ये तो आज उनकी बारी थी, अब हमारी बारी है। लेकिन उर्दू शहाफत मुर्दा हो चुकी, मुर्दा कर दिया। हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग, हमारे एनजीओ के लोग, हमारे तंजीमों के लोग, दिल्ली सरकार के लोग, ये डीवीपी सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग उसका इस्तेमाल नहीं देते। मैंने सब देखा है। मोदी साहब ने कहा कि मैं पीटीआई मीटिंग में रिजर्व बैंक के पास जाया करता था, 10 एक का स्टाफ टेंडर में निकलता था, तो हम साइकिल पे जाते थे, 50 पैसे घंटे की साइकिल दी और पीटीआई मीटिंग पहुंच जाए, शाम को 4 बजे के बाद स्टार मिला, 10 एक का कोई टेंडर आया, हम लेकर वो आ गए। समझ गया, 30 रुपए का स्टाफ और साइकिल पे जा रहे, साइकिल पे आ रहे। मैंने वो काम सब करे, अखबारों में दिए, 10 अखबार दिए, नई सड़क पे, नए बाजार में, जामा मस्जिद से फतेहपुरी पे। अगले दिन गए कि जो बिके वो दे दो, जो नहीं बिके वापस दे दो। पूरा चला 10 बजे 3 अखबार बिके, 7 वापस हो गए। अब हम लेकर आ गए जरूरत आपसे, तो हमने सारे काम मैंने किए इस खादिम ने आपसे, उर्दू साहब से भरपूर सारे काम मैं जानता हूँ सब किए। लेकिन आज इस अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि हमारे जो बड़ी बड़ी कंपनी के लोग हैं वो भी इश्तहार नहीं देते, इदारे हमारे अखबारों को जिंदा नहीं रखते। अखबार जिंदा होते हैं इश्तहारों से, वो उससे सबसे माफ कीजिएगा, मैं वक्त की कमी है, लेकिन जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ कि जितने पैसे का रुपए का अखबार आप खरीदते हैं, मैं खरीदता हूँ 2 रुपए का, 5 रुपए का, उससे ज्यादा सफेद कागज उसमें लग जाता है, प्रिंटिंग वगैरह स्टाफ सब अलग, उससे ज्यादा सफेद कागज अगर खरीदेंगे तो उससे ज्यादा कीमत का होता है।
इस जायरात से ही हम बात करते हैं। और आज हम वो देखते थे सरकारों का, दिल्ली सरकार हो चाहे दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो, वो भी स्टार से मिलता है जब हम उनको महीना पहुंचाते हैं। पूरे मुल्क का स्टार करते थे, जब उसने अफसर को हम 1000 रुपये रिश्वत दिया करते थे तो 2 स्टार दे दिया करते थे महीने में। ये हालत थी उर्दू अखबारों की। तो भाई आज सब जितने मोदी लोग बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि राविश के लिए तो जैसे सबने कह दिया, हम भी आज फरवरी पर अक्सर खत्म हो जाएंगे। मुस्तकिम भाई और वसीम जर्नलिस्ट के जितने हो गए, हम दिल्ली सरकार हो या सेंट्रल हुकूमत हो, जिस किसी की सरकार बनने की जिंदगी में मैं कदम से कदम मिलाकर उर्दू साहबियों के लिए, उर्दू फोटोग्राफर्स के लिए जो हमारे काम करते हैं, मैं शाना बशाना चलूंगा। यही करियर है रामिश के साथ। जिस हालात में खुददारी में इंतकाल हो गया उसका, हमारा फर्ज बनता है कि हम सिर्फ का महदूद रहे। उसके बाद भी मुस्तकिम भाई और इरफान भाई जैसे हमारे सीनियर बीजेपी के लीडर है, और मोदी साहब सदर साहब है, जावेद भाई, हम सब मिलकर निशाना इस काम को बढ़ाएंगे। वकील साहब ने भी अपना एश्योरेंस दिया है, तो इस काम को आगे बढ़ाएं और हम सब आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हम उर्दू जर्नलिज्म के साथ हैं और जिस तरह हमारे साथी हैं हम उनके साथ हैं। रामिश को खिराब पेश करने के लिए मैं शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। बिछड़ा कुछ इस अदा के रुख ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा के रुख ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर डालो को रोजी रोटी मिलेगी, कुछ चलेगा, कोई लेने को तैयार नहीं है। बहुत सारे अखबारों ने ऐसा करा। तो रामिश गली गली घूमता था, मैं उसे जब से जानता हूँ जब वो नजीबाबाद के मुस्लिम बैंक के लिए काम करता था। आपको याद है, करेक्शन करता था गली गली जाकर, लेकिन एक खुददार और ईमानदार आदमी था। मैं बहुत सारी लोग हैं तनजीमों की बात करते, मुख्तसर करता हूँ कम टू द पॉइंट। मुख्तसर ये है कि हमारी एसोसिएशन है वर्किंग जर्नलिस्ट क्लब। हमारी एसोसिएशन आज तक जितने भी साथियों के साथ शामिल हुए उसमें बढ़ करके आपस में कोलिब्रेशन करके उनकी मदद करिए। मेरा मकसद ये नहीं है कि एक रामिश के लिए किया जाए, मैं तो कहता हूँ वर्किंग जर्नलिस्ट क्लब का जो आपका बैंक अकाउंट का है हिसाब, वो आप सबको दे दो, ताकि आने वाले वक्तों में भी और लोगों की जर्नलिस्टों की मदद होती जाए। और जो भी दे उसमें पहले खैर हजार थोड़ा थोड़ा करके महीने 2 महीने में उसमें डाल दिया करें। उसमें ये होगा कि हम लोगों के लिए एक आग बंधेगी। हम तो उर्दू में बना खत पैदा हुए और उर्दू में मर जाएंगे, आगे हमारा तो दोष आने वाली ऐसा नहीं है। मौके हमें बहुत मिले, इंदिरा गांधी से लेकर शीला दीक्षित तक। हमें शाहिद सिद्दीकी ने 30 साल मैंने नई दुनिया में काम करा है, और मुस्तकीम साहब ने पूरी आज़ादी दे रखी थी, जो मर्जी आया करो। शीला दीक्षित की भी नहीं करता था खतरे के बाद, कोई बात नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कोई ऐसा फंड बने, आप लोग इसमें मदद करें हमारी वर्किंग जर्नलिस्ट क्लब के लिए। दुनिया में जो आया है उसे जाना है, खाना को मुँह करना रखना है। तो हमारा यकीन है, तो हमारा ईमान है। कुछ लोग होते हैं जो वक्त से पहले चले जाते हैं, जिनके जाने का अफसोस होता है। उसमें से रामिश साहब भी हैं, उनके जाने की उम्र नहीं थी और हालात भी ऐसे नहीं थे कि वो उसकी जगह चले जाते। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ तो 15 मिनट पहले हम लोग बैठे हुए थे, जैसे हम लोग बैठे हैं केसी में बैठे हुए बातें कर रहे थे, अगले दिन की प्लानिंग चल रही थी। बहुत हसास थे, कहीं से नहीं लग रहा था कि वो कहीं परेशान है, बीमार है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है। बहुत अच्छी बातें हो चुकी, उनका एक बदला भी चल रहा था किरतपुर में। तो लौटे थे, वहाँ बहुत दुखद मामला था। तो जो मुखालिफ पार्टी ने जुर्माना भी किया था, तो कहने लगे कि लगता है मोहम्मद जल्दी भी बच जाएगा। वह बहुत खुश थे। और रामिश साहब कितने ही देर में गए, मुश्किल से अगर मैं बहुत ज्यादा उबालने से काम लूँ तो 15 से 20 मिनट हम लोग बैठे थे। इसी दरमियान मुझे फोन आया, मैं फोन पर बात करने लगा, वो उठ के चले गए, जब बताएंगे चले गए। मैं फोन पर बात ही कर रहा था कि उधर से खालिद साहब का फोन आया, तो फोन वेटिंग पे जा रहे थे कि मैं कुछ जरूरी बात कर रहा था। उनका चली जाता हूँ सवाल, उनका 2 फोन आया, तीसरा फोन आते आते वो मेरे ऑफिस में आए, दरवाजा खोला
और चीख कर कहने लगे कि अरे रामिश का इंतकाल हो गया। अरे पूरा ऑफिस खड़ा हो गया। हमने कहा क्या मजाक करोगे, रामिश भाई तो यही घूम रहे थे। तो कहने नहीं, पिछले गली में इंतकाल हुआ। तो हम लोगों को लगा शायद मजाक इन्होंने किया है, दुनिया वैसा मजाक नहीं करते, खाली कोई काम मैं देख के आ रहा हूँ। पर हम लोग भागे पे ताशा वहां पहुंचे, देखे तो बहरहाल हमारे दरमियान नहीं थे। जो कुछ हम लोग तस्वीर कर सकते थे किए, लेकिन बहरहाल अल्लाह की मदद से अल्लाह को वापस हो गई। और सामने ये बात कही मैं उसको वजाहत करना चाहता हूँ कि यूट्यूब चैनल बंद नहीं हुआ है। वो क्योंकि कुछ नोटिस आए थे, कॉपीराइट का मामला था, और आप लोग वाकिफ हैं कि यूट्यूब वाले जरा जरा सी बात पर कम्युनिटी गाइडलाइंस का वास्ता देकर के नोटिस भेज देते हैं। तो उसकी वजह से वक्ती तौर पर उसको रोका गया था कि ऐसी कोई चीज न डाली जाए जब तक कि जिन चीजों के अपराध है उनको साफ न कर दिया जाए। दूसरे जहां तक कैमरे की बात थी कि कैमरा वो बगैर कैमरे के थे, शायद यही कम उनको हो गया, ऐसा नहीं है। उनका कैमरा जरूर खराब हुआ था। मैंने कहा दूसरा कैमरा नहीं, मुझे तो कहा सर कैमरे की जरूरत तो पड़ती नहीं है, ज्यादातर काम हम मोबाइल से करते हैं और ये कैमरा सही हो जाएगा, मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा इसका कोई पार्ट नहीं है, कुछ दिन में वापस आ जाएगा, मैं देखे आया हूँ, जैसे आएगा वो कैमरा सही करके दे देंगे। और क्योंकि नया कैमरा बहुत महंगा आ रहा है इसलिए जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर काम मैं मोबाइल से करता हूँ। तो ये दोनों चीजें उन्होंने इजहार जरूर किया होगा, लेकिन ये कोई वजह नहीं होती कि जिसकी वजह से उनके काम पर कोई असर पड़ता। हालात का जहां तक मामला है, हालात हम सबके एक जैसे हैं। और रामवीर साहब अपनी जिंदगी से खुश थे, हुक्मरान थे, उपयोग के पैशाब थे, खुददार थे। उन्होंने कभी मेरे ख्याल में कोई शक नहीं सकता जो ये कहे कि उन्होंने मेरे सामने कभी कोई मुतालबा रखा। हम लोग 2012 से साथ में हैं। अचानक राजस्थान मिले और अचानक ही बिछड़ गए। एक लक्ष्य दरमियान है अचानक, क्योंकि हम लोग इधर दफ्तर में बैठे हुए थे, किसी साथ आए, किसी काम से आए थे और आए कुछ देर बाद ही किसी ने कहा कि यार राम साहब को कैसे जोड़ लो। हमने कहा काम करेंगे, कहा करेंगे, कहा ठीक है कीजिए, वो करने लगे। उस दिन से लेकर के और पिछले हफ्ते जिस दिन उनका इंतकाल हुआ तब तक हमारे साथ रहे और हम दोनों के दरमियान कभी कोई तलखी नहीं रही, ऑफिस के किसी बंदे से उसकी कोई तलखी नहीं हुई, क्योंकि साथियों को किसी से कोई शिकायत हुई नहीं, तलखी किस बात की। और मेरे ख्याल में मार्केट में भी अगर आप सर्वे करेंगे तो 99% लोग यही कहेंगे कि रानी साहब अच्छे इंसान थे, उनकी किसी से कोई तस्करानी नहीं हुई। बात नहीं हो जाएगी क्योंकि लगता है हो रहा है। मैं एक बात पसंद कर रहा हूँ। उर्दू वालों की हालत यकीनन खराब है। उर्दू वालों की हालत बिल्कुल वैसे ही है जैसे मुंडक का हाल है इस टाइम, खासतौर पर 2014 से लेकर के अब तक किस तरह से वक्तन फवक्तन उर्दू वालों के साथ नाइंसाफी होती रही, उनके लिए रास्ते तंग कर दिए गए। दोनों की हालत, मेहनत की हालत और उर्दू वालों की हालत बिल्कुल एक जैसी है। बहरहाल इन बुरे हालात में भी हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और जो हम लोगों से बन करता है करते हैं, करेंगे, वो करते रहेंगे जब तक अल्लाह ताला हिम्मत देगा, ताकत देगा। उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट क्लब रखा है, उसकी देने का गुजार हूँ। दिल्ली की कमेटी पे हम लोग गुजार है, उन्होंने हम लोग को जगह प्रमाण की जमात किए। उर्दू मैंने पहले भी कहा था, उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट करने वालों से इसके सामने तस्वीर रखी थी कि तमाम अखबार को उसका नंबर बनाइए और सबकी महाना मुतय्यन कीजिए जो लोग उसके मेंबर हों। अखबार का एक अलग कानून रखिए और जो मेम्बरान है उनका अलग कानून रखिए, जो उनका एक अलग कानून रखिए। या 100 रुपया ही नहीं रखिए, 100 रुपया हर कोई दे सकता है, 200 रुपया हर कोई दे सकता है, क्योंकि हर जब भी कोई सामना पेश आता है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं और हमारा कर देते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग खुद जिम्मेदार है। पिछले तकरीबन 5-7 सालों से ये इदारा काम कर रहा है, जब तक सही मुद्दा साझी की होगी और कुछ ना कुछ मुकम्मल किया होगा तो आप लोगों के साथ होगी। जो लोग समाजी लोग हैं या सियासी लोग हैं वो लोग भी कहीं भी आप लोगों से अलग नहीं है। आप लोग उनके सामने अपनी बात रखिए, मुझे यकीन है कि कोई भी आप लोगों की तस्वीर को मना नहीं करेगा।
तो आप लोग थोड़ा सा सिस्टम बनाइए, सिस्टम से काम कीजिए, हम सब आपके साथ हैं, तो भी जितना हो सकेगा जो हम पड़ेगा करेंगे। मेरा रानी साहब आपको बहुत को सुनन करे और हम सब अखलाकी तौर से वक्तन इनके बच्चों की या इसके पहले जो लोग गुजर चुके हैं, चाहे वो सलीम साहब हो, चाहे शाफी साहब हो, चाहे हाफिज साहब हो, चाहे सलीम सिद्दीकी साहब हो, उनके बच्चों के कर्तव्य पूछते रहिए। नमाज का वक्त करीब है, इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ने اللهم لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا طيبا مباركا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين। اے اللہ ہم سب تیرے کمزور نہایت گناہگار بندے ہیں، اور اے اللہ تیری پاکیزہ زمین پر تیرے رزق سے اور تیری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے اور شکر کی توفیق بھی ہمیں میسر نہیں آتی۔ اے اللہ ہم سب کو شاکر بندہ بنا دے، اے اللہ ہر خیر کے کام میں ایک دوسرے کا معاون بنا، اور اے اللہ ہر شر سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہر گناہ سے اور گناہ کے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی ضرورتیں سب آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور آپ کا دربار وہ ہے جہاں بیان کرنے پر آپ خوش ہوتے ہیں، اوروں کے دربار کی طرح نہیں کہ مانگنے والوں کو ذلیل کیا جائے۔ اے اللہ آپ مانگنے والوں کو عزتیں عطا فرماتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو عزتیں اور اے اللہ کا بلندی عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس کو اور اس مجلس کو اس مقصد کے لیے منعقد کیا گیا اس کو بہتر قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے درمیان اس وقت ایک شخصیت نہیں رہی ہے، اے اللہ ہم سب سے کسی نہ کسی درجے میں اس کا دلی تعلق بھی رہا اور ذاتی تعلق بھی رہا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیے، اور اے اللہ وہ یقیناً اس دنیا سے کامیاب و کامران ہو کر ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اے اللہ یہ یقیناً ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اے اللہ ان کے علاوہ جتنے ہمارے برادر اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، اور اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان کے عمروں میں برکت نصیب فرما، ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس صحافی برادری کو بہتر جزائے خیر عطا فرما کہ لوگوں کے مسائل دوسروں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں، اور اے اللہ ہر طرح کے خیر ان کو عطا فرما، شرور سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے یہ مجلس منعقد کی ان کو بھی قبول فرما، ان کے گھر میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس طرح لینے کی توفیق عطا فرما کہ ہم دوسرے کے درد کو تکلیف کو جو چھپی ہوئی ہو اس کو بھی محسوس کرنے والے ہو جائیں، اور اے اللہ اپنی استطاعت کے بقدر کی مدد کی توفیق سے مالا مال فرما۔ اے اللہ رامش بھائی کی بار بار مغفرت فرما، ان کے گھر والوں کی تمام پریشانیوں کو جائز مقاصد کو پورا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم محمد وعلی آلہ اجمعین۔ सियासी तफदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।